नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। से द प्रेयर। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। त्वयि मे सर्वं आत्मनि मे त्वं स्मारय स्मारय ॐ चित्तं शामय शामय स्मराणि सोऽहम् शान्तं चिन्मयम् तटस्थं केवलम् स्मराणि शुद्धम् So last time we saw two parikramas. In that dreams were there, sleep was there, and most of the parikramas which we have seen, they were very obvious kind of parikramas, which are very commonly practiced. So whatever was important, that has been listed out by Patanjali. Hi, Arijit. So, Hi, Dad. like Brahma Vihara, Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, or Pranayam, then Vishayavati Pravritti, some kind of extraordinary experience which will deepen the faith. Now, these are very, very common kind of parikarmas which are used in spiritual practices in India. तो भारत की परंपरा में ये सब बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले परिक्रम हैं। प्राणायाम हम सभी को मालूम है कि मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम का इस्तेमाल होता है। मैत्री करना मुद्रा हमारे जो इमोशनल नेचर है उसको कंट्रोल करके सही इमोशन सही भावनाओं को उजागर करके मन को स्थिर करने का, या तो वीतराग विषयम जो है वो भी एक कॉमन प्रकार है, और कोई ना कोई प्रकार की सिद्धि के द्वारा भी मन को स्थिर करने का प्रकार दिखाई देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट का जब भी फेथ थोड़ा कम होता है तो गुरु कुछ ऐसा उसको सिखाता है जिसके जरिए उसको कुछ अद्भुत अनुभव आता है, और वो अनुभव के आधार पे उसकी जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं। और अब जो आज का जो सूत्र है वो क्या बोलता है, उससे हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि ये जितने परिक्रम बताए हैं वो लिमिटेड संख्या नहीं है, परिक्रम और भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो आज का सूत्र जो हम लोग अभी कर रहे हैं, 29वां सूत्र, 39वां सूत्र, 39 सूत्र, वो सूत्र क्या बोलता है, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत ध्यानाद्वा। तो ये यथा अभिमत ध्यान का अर्थ क्या है कि यथा अभिमत मतलब अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो हमको अच्छा लगता है,
ऐसे कोई विषय को भी ध्यान करके ऐसे विषय को भी हम परिक्रम बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट दी गई है वही अपने आप में परिपूर्ण लिस्ट है या एग्जॉस्टिव लिस्ट है। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं परिक्रम के, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं मन को स्थिर करने के। और हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के हम लोग उसमें से इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो 33 से 38 तक सूत्र हमने देखे वो लिमिटेड संख्या में, क्योंकि पतंजलि के पास स्पेस इतना नहीं है कि वो पूरे जो भी उसको ध्यान मालूम है वो सब बताए। जो जो मुख्य मुख्य थे, जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो उन्होंने बताए। और अभी आगे बोल रहे हैं यथा भी मतलब ध्यानात्वा, मतलब आपको जो सही लगे ऐसा ऑब्जेक्ट या जिसमें आपकी रुचि हो। अब ये कैसे होता है कि पूरे विश्व में पता नहीं कितने प्रकार के परिक्रमों का इस्तेमाल होता है। और परिक्रमों का इस्तेमाल हम कौन सी लोकेशन पे हैं, किस प्रकार के समाज में हैं, कौन सी सोसाइटी में है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये सभी फैक्टर भी परिक्रम को निर्धारित करने में एक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से कल्चरली कुछ इमेजेस होती हैं जो हमको बहुत ज़्यादा स्थिरता दे सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग बोले कि ओंकार, ओंकार की जो इमेज है वो पूरे भारत में वो इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि हमको मालूम है कि ओंकार के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन स्थिर होता है। तो वो एक इमेज ही ऐसी है। या फिर और देवी देवताओं की इमेजेस है जो हमारे यहाँ पर है लेकिन बाहर नहीं है। लेकिन बाहर भी विश्व में भी वो भले ही योग नहीं जानते लेकिन मन को स्थिर करने के बहुत सारे तरीके वहां पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये हम लोगों को मतलब देखना है कि, लेकिन क्या है कि निश्चित ही ऐसा विषय या वस्तु जो हम लोग परिक्रम के लिए सिलेक्ट करेंगे उसका आध्यात्मिक अनुभव के लिए उसका योग्य होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। अब यथा भी मतलब ध्यान बोल दिया तो इसका अर्थ नहीं है कि कोई हम निगेटिव विषय लेके मन को स्थिर करेंगे। निगेटिव स्तर पे भी मन एकाग्र हो सकता है लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, मन बहुत ही विचलित हो जाएगा, मन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो हमको फायदा होना चाहिए वो तो नहीं होगा। तो जो हम लोगों को सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट विषय वस्तु जो हमको चुननी है परिक्रम करने के लिए, वो उसका आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगिता होनी चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे बाकी अगर देखेंगे ध्यान, ये जो ध्यान है जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान करते हैं या धारणा करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट तो बहुत ही किस्म के हो सकते हैं। और जब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था तो इवन जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके पास भी ऐसे बहुत तरीके रहते हैं जो मन को स्थिर करने के लिए। जैसे वो जो उसमें जो शमांस रहते हैं, जो आदिवासियों के जो डॉक्टर्स रहते हैं, उनको 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 बहुत सारे तरीके मालूम रहते हैं जहाँ पे मन को वो स्थिर कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन इंडियंस, अपाची इंडियंस बोलते हैं, उनके भी तरीके हैं मन को स्थिर करने के। और मन को इतना एकाग्र कर लेते हैं कि वो उनको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार से मतलब ये मन को ये मुख्य बात क्या है, तो इसमें जो ध्यान केंद्रित करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर ध्यान को केंद्रित किया जा सके। अब ये ध्यान का अर्थ क्या है और ध्यान का उद्देश्य क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि धारणा करनी है, जो भी विषय हम चुनेंगे उसको कॉन्शियसली वी हैव टू फोकस, हमको स्वेच्छा से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सिलेक्ट करें उस विषय के ऊपर अपनी स्वेच्छा से हमको ध्यान केंद्रित करना है। तो इसके पहले हम लोग जब भी सूत्र 2 के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन, ध्यान, अगर ध्यान को अगर हम देखें उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, धारणा से होती है। तो ये जो एकाग्रता है या ये जो कंसंट्रेशन है, ये पतंजलि के अनुसार हर चित्त में ये कंसंट्रेशन की एबिलिटी रहती है। और ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि फिर अगर हर चित्त में, और मैंने ये भी पूछा था आप में से कौन ऐसा सोचता है कि मेरा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। सभी का कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, पर प्रॉब्लम क्या रहता है कि मनचाही दिशा में कंसंट्रेशन नहीं रहता। कंसंट्रेशन सभी में रहता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कुछ लोग रहते हैं वो एक भी आसन नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, या कोई भी सूक्ष्म बात के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन स्पोर्ट्स में उनकी एकाग्रता इतनी अच्छी रहती है कि
उनको पूरे, अभी जैसे सुनील गावस्कर था या अभी धोनी है, इनके सभी ट्रैक रिकॉर्ड उनको मालूम है, सभी मैचेस के रिकॉर्ड्स, सभी मैच में कौन सी कितनी रन संख्या थी, कैसे आउट हुए थे, वो सब सब उनको याद रहता है। जो हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो एकदम मिरेकल जैसा लगता है कि अरे कैसा कैसा उनको इतना डेटा मालूम है करके। ये उनकी कंसंट्रेशन है जिसकी वजह से उनको इतना ध्यान में रहता है। उसी तरीके से कई लोग म्यूजिक में एक्सपर्ट रहते हैं, इधर थोड़ा सा आवाज सुना नहीं कि बोलेंगे ये राग काफी है, ये राग आसावरी है, ये राग भैरवी है। हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये भैरवी क्या है, आसावरी क्या है। तो लेकिन उनको समझ में आता है, उनकी एकाग्रता है और वो घंटों बिता सकते हैं उसमें। तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज एबिलिटी टू बी एबल टू रिमेन फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी एक विषय को, इच्छित वस्तु को लेकर उस पर ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही एकाग्रता है, उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। और ये कंसंट्रेशन सभी में है, लेकिन सभी में जो कंसंट्रेशन रहता है वो योग के लिए उपयोगी कंसंट्रेशन है ऐसा नहीं है। तो योग के लिए उपयोगी कौन सा कंसंट्रेशन है? योग के लिए जो उपयोगी कंसंट्रेशन है वो मनचाहे व्यक्ति, जहाँ पे अभी जैसे हम लोग अगर योग के स्टूडेंट्स हैं, अपने टीचर के पास गए, टीचर ने बोला कि ये चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, तो वो हमें पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। होता क्या है, इसके विपरीत होता है। हम लोगों को जो आकर्षण की चीजें रहती है, जो हमको पसंद है, जो हमको बहुत आकर्षित करती है, ऐसी चीजों की तरफ हमारा ध्यान बहुत आसानी से लगता है। जो भी पसंद की चीजें हैं, किसी को फिल्में देखना पसंद है तो दो दो तीन तीन फिल्म एक साथ देख सकते। कोई सामान्य व्यक्ति तो बोले एक पिक्चर देखेगा, एक मूवी 3 घंटा देखेगा तो सर दर्द हो जाएगा, बोलेगा नहीं मुझे देखना ही नहीं। जिसको शौक है, जिसको इंटरेस्ट है, तो वो तीन तीन पिक्चर एक साथ, एक के बाद एक देखता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, तो तीन तीन पिक्चर देख सकते हैं। अब हम लोग को आश्चर्य लगता है कि कैसे वो देख पा रहे हैं और जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते, पिक्चर देखते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनमें ध्यान केंद्रित हो सकता है, लेकिन वो सभी विषय हमको योग के दृष्टि से लाभप्रद है ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें है, आकर्षण है, तो उसमें बहुत आसान होता है। लेकिन जहाँ आकर्षण नहीं है, जहाँ मतलब अ, स्वेच्छा से हम किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, तो योग का कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? जहाँ पे स्वेच्छा से किसी भी इच्छित वस्तु के ऊपर जितनी देर चाहे उतनी देर एकाग्रता स्थापित करके रखना, ये योग का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस दृष्टि से मतलब अ, ध्यान के विषय में, अब ध्यान जो बोलेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं। तो परिकर्म हमने देखा, उसके बाद में बोल रहे हैं कि जो इच्छित वस्तु पे ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान ध्यान के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कुछ भ्रांत धारणाएं रहती है। तो भारत में हमारे इधर ध्यान की प्रक्रिया को कैसे मानते हैं? नॉर्मली जब भी हमारे मन में कोई कल्पना आती है कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तो हम यही देखते हैं कि वो कोई मेडिटेटिव पोस्चर में, ध्यान के पोस्चर में पालथी मार के पद्मासन में बैठा हुआ है, या अर्ध पद्मासन या सिद्धासन में बैठा हुआ है, आंखें बंद है और वो ध्यान कर रहा है। ये हमारी ध्यान के विषय में हमारी कल्पना रहती है। तो हम अक्सर, ये मैं विशेष करके भारत के लोगों का बात कर रहा हूँ, तो भारत में ऐसी सोच है कि ध्यान मतलब एक जगह बैठ के ध्यान करना चाहिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान के कि दुनिया में भारत जो ध्यान के प्रकार हैं, बहुत ही प्रकार किसी एक व्यक्ति ने कुछ काम किया था, 200 किस्म के ध्यान होते हैं, 200 प्रकार से मेडिटेशन किया जा सकता है। अब 200 की बहुत बड़ी संख्या है, तो पद्मासन में बैठ के कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो बाकी किस्म किस्म के जो ध्यान किए जाते हैं, अब इसमें योग सूत्रों में ही हम लोग देखते हैं। अभी जैसे सूत्र 134 में हमने देखा कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस, प्राण पे प्राण धीरे धीरे सांस को छोड़ के और सांस को रोक देने का जो प्रोसेस है उस पर ध्यान केंद्रित करके उसको कंटिन्यूस करने से हमको एकाग्रता प्राप्त होती है या मन स्थिर होता है। आगे सूत्रों में आता है चैप्टर 3 में, और भी प्राण के प्रकार है जिस पे ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जैसे सूत्र 39, 38 और 39 चैप्टर 3 में है। तो उसमें उदान नाम का प्राण है, उस पर ध्यान कर सकते हैं, उससे आदमी का मन स्थिर हो सकता है, उससे उसमें तो सिद्धि मिलती है ऐसा उन्होंने बताया।
उसी तरीके से समान है, वो प्राण पे ये कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, और कई लोगों के तो कुछ कुछ डांस फॉर्म होते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है। कुछ कुछ लोग चलते चलते ध्यान करते हैं। तो जैसे चाइनीज सिस्टम है, ताइची। ताइची ऐसा है, उसको ताइची को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मूविंग मेडिटेशन, चलते चलते ध्यान करना। और वो लोगों का एक फिलॉसफी है, एक बहुत अच्छा, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? फील द मोमेंट इन स्टिलनेस। मतलब गतिविधि के बीच में शांति का अनुभव करो। और और एक डिक्टम क्या है? गतिविधि के बीच शांति का अनुभव करो, शांति के बीच गतिविधि का अनुभव करो। ऐसा उनका डिक्टम है। और ये प्रिंसिपल से सभी मूवमेंट उनकी वैसे ही चलती है। तो ताइची अपने आप में, जिसको मूविंग मेडिटेशन, कई लोगों को लगेगा वो धीरे धीरे डांस कर रहे हैं, या स्लो मूवमेंट्स रहती है, बहुत ही स्लो डेलिबरेट मूवमेंट्स रहती है। लेकिन उसमें वो ध्यान का इतना बड़ा अच्छा प्रकार है। ये मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे अनुभव से भी मैं बता रहा हूँ कि कई बार होता है आसन में, जैसे हम लोग बैठे हैं, तो आसन जब भी कर रहे होते हैं, गति चालू है, मूवमेंट चालू है, तो हमारी एकाग्रता थोड़ी बहुत बनी रहती है। लेकिन आसन की फाइनल स्थिति में पहुंचने के बाद जब हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो कई बार हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और हम लोग दूसरे विचार करते रहते हैं। आसन की फाइनल पोजीशन में चले गए, लेकिन फिर हम दूसरा कुछ, मन में दूसरे विचार आ रहे, तो मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। लेकिन ये जो मैंने ताइची बताया, इसमें आपने शुरू किया और एक क्षण के लिए भी अगर हमारा ध्यान टूट गया, तो ताइची की मूवमेंट एकदम से ये अलग हो जाएगी, और हम लोग वो जो जो स्टेट है, जो मन स्थिति है, उससे हम लोग बाहर आ जाएंगे, मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर मोमेंट पे, एक एक मोमेंट में उसमें एकाग्रता बनाए रखनी पड़ती है। तो वो भी एक ध्यान का एक बहुत अच्छा प्रकार है। और जैसे मैंने बताया कि मैंने तो मेडिटेशन का, मेरे ख्याल में पहला पुस्तक मेडिटेशन का मैंने पढ़ा था 1979 में, मई या जून महीने में। वैकेशन थी, तभी मेरे अंकल का एक बुक मेरे हाथ में लगा, जो मेरा पहला बुक था मेडिटेशन। तो उसमें भी वेस्टर्न दृष्टि से बहुत सारे मेडिटेशन के प्रकार बताए हैं। स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन, अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन। तो एक जैसे और उसमें कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन और अटेंटिव मेडिटेशन, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं। कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटिव ध्यान क्या है? एकाग्रता क्या है? अन्य सभी वस्तुओं को छोड़कर किसी एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करना, या किसी एक विषय पर ध्यान करना, या वस्तु के किसी एक पहलू पे ध्यान करना, इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। तो ये भी एक मेडिटेशन का प्रकार है। और दूसरा है कि अटेंटिव, मतलब जस्ट जनरल अवेयरनेस। तो वी आर नोटिसिंग एवरीथिंग, वहां पे एक वस्तु हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है उसको हम नोटिस कर रहे हैं। इस प्रकार से भी बहुत सारे तरीके से ध्यान होता है। तो मैंने जैसे बताया, 79 में वो बुक पढ़ा था, उसके बाद में तो अभी 40 साल तो मुझे योग में हो गए। तो बहुत सारे प्रकार योग के, अलग अलग प्रकार देखे, या वर्ल्ड में और कैसे मेडिटेशंस होते हैं, बुद्धिस्टिक मेडिटेशन कैसे हैं, जैन जैन मेडिटेशन कैसे हैं। थोड़ा बहुत मैंने जैन मेडिटेशन भी सीखा हुआ है, जो कभी कभी मैं करता हूँ। जापानीज जो जैन जैन सिस्टम है, जिसको चाइनीज में चान बोलते हैं, चान जापान में जाके जैन हो जाता है। तो चान जो है वो जापानी बुद्धिस्टिक मेडिटेशन से निकला हुआ है। तो वो भी बहुत बहुत टाइप के होते हैं जैसे। और बुद्धिज्म के भी ना बहुत सारे मेडिटेशन के प्रकार हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो मतलब 8 मेडिटेशन बताए हैं, उसमें काफी पतंजलि के साथ में उसकी काफी समानता है। लेकिन उसमें विषय वस्तु थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। और वहां पे जैसे अभी माइंडफुल मेडिटेशन की अगर हम बात करें, तो विपश्यना है। विपश्यना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल मेडिटेशन मेथड। तो विपश्यना में भी 4 भाग होते हैं।
तो उसके उसकी जो उसका जो ओरिजिन है वो गौतम बुद्ध के उपदेश है, सत्तिपट्ठान बोलते हैं या महासत्तिपट्ठान बोलते हैं। उसमें से ये विपश्यना आया है। तो उसके उसमें भी अलग अलग पहलू में ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस ढंग से और कुछ ये देख रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तो कुछ मॉन्क्स हैं इंडोनेशिया में, थाईलैंड में कुछ मॉन्क्स हैं जिन्होंने बुद्धिस्टिक मेडिटेशन, जो माइंडफुल मेडिटेशन, चलते चलते वो मेडिटेशन करते हैं। तो एक मेडिटेशन का प्रकार है कि 7 6 स्टेप आगे जाते हैं, 7वें स्टेप पे वापस आ जाते हैं, फिर 6 स्टेप चलते हैं, 7वें स्टेप पे टर्न होके वापस आ जाते हैं। तो ये वहाँ का एक बहुत ग्रेट मॉन्क है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और इसके अलावा बैठ के हाथों की मूवमेंट करके मेडिटेशन का प्रकार है, विच इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कहीं ना कहीं मैंने थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी किए हैं और थोड़े बहुत अनुभव भी लिए हैं उससे, और उसकी क्षमता क्या है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेन का मैं आपको बता रहा था, तो मेडिटेशन का हाईएस्ट प्रकार एक्टिविटी के साथ भी कैसे होता है। तो जापान में आर्चरी, तीरंदाजी, जो तीर कमान इस्तेमाल करते हैं, उसका भी मेडिटेशन में प्रयोग होता है। तो आर्चरी या तलवारबाजी है, हॉर्स राइडिंग है, उसमें ये करते हैं, आर्चरी करते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं, या आप लोगों ने सुना रहेगा बहुत फेमस टी सेरेमनी, जापान की जो टी सेरेमनी है वो क्या है, वो भी एक मेडिटेशन का प्रकार है। उस वो भी क्यों करते हैं, अगर आप समझे टी सेरेमनी या गार्डनिंग, रॉक गार्डन आपने देखे रहेंगे, जापान के गार्डन बहुत फेमस है, दे आर ऑल रिलेटेड टू मेडिटेटिव एस्पेक्ट। इस सब मेडिटेशन के प्रकार है। वो जो स्टोन के गार्डन बनाते हैं, स्टोन्स में पड़े रहते हैं, रॉक्स रहती हैं, उसका गार्डन बनाते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़े हुए प्रकार हमको दिखाई देते हैं। उसी तरीके से आसन भी हम लोग करते हैं, तो वो भी मेडिटेटिव मूड में आसन करने हैं एक्चुअली। हम लोग बहुत ही मैकेनिकली आसन करते हैं, लेकिन आसन आसन इटसेल्फ कैन टेक अस टू मेडिटेटिव स्टेट। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मेडिटेशन करने के। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके से यथा भी मतलब ध्यान आ गया, आपको जो अच्छा लगे। और हम लोगों को मालूम है कई चीजें हम लोगों का मन को स्थिर करती हैं। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमने अभी इन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है, जैसे त्राटक करते हैं, चंद्रमा पे त्राटक करते हैं, किसी गार्डन में जाके कोई सीनरी के ऊपर, लेक के ऊपर कोई स्टोन पे ध्यान करते हैं। और एक प्रकार जापान में होता है जो स्टोन पे ध्यान करते हैं। ये सभी चीजें, या जैसे भारतीय परंपरा में बोलते हैं निहारिका, धूम्र पे धुआं रहता है, या स्फटिक रहता है, या कोई मणि रहती है, कोई हीरा या चंद्रमा, कोई तारे पे ध्यान करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार ध्यान के हैं। तो ये जब पतंजलि बोल रहे हैं कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, तो आप एक समझ के चलिए कि पतंजलि का मन कितना वैश्विक स्तर का मन है। पतंजलि उनको जो मालूम है वहीं पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम है कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक प्रकार का सेक्युलर, जिसको बोलते हैं वास्तव में विश्व वैश्विक स्तर का उनकी सोच है। ठीक, आप आपको जो ठीक लगे, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, उद्देश्य को नहीं भूलना है। हमारा उद्देश्य ध्यान करने का क्या है, मन को स्थिर करना। तो आजकल तो हम लोग देखते हैं कि अपने को कभी मूड नहीं रहता है, मूड डिस्टर्ब रहता है, तो एक तरीका हो सकता है आप समुद्र के किनारे निकल चले, वॉकिंग करके आ जाओ, मन स्थिर हो जाता है। आप थोड़ी देर बैठ के आकाश की तरफ देखो, मन स्थिर हो जाता है। तो ये मैं इतनी इतनी सारी मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब तरीके हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, मन को स्थिर करना। ये हम लोगों को ध्यान में, क्योंकि अगर मन स्थिर रहेगा तो हमको हमारी समझ सही रहेगी, हमारी समझ सही रहेगी तो हमारे एक्शन सही रहेंगे, एक्शंस रहेंगे सही रहेंगे तो आगे हमको उसके नतीजे जो है वो अच्छे ही मिलेंगे। तो ये योग का लक्ष्य ये है कि हम सही समझें, और सही समझ के लिए मन की एकाग्रता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो है वो एकाग्रता की बात करता है। और पतंजलि का उद्देश्य हम लोगों को किसी एक चीज में बांधना नहीं है, वो हमको हमारे सामने पूरा स्पेक्ट्रम,
पूरे पॉसिबल चॉइसेस हमको दे रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हम इनमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके जिसमें हमारी रुचि हो, इवन डांस कुड बी मेडिटेशन, इवन डांस कुड बी मेडिटेशन, तो उससे भी बहुत बार मन स्थिर होने में मदद मिलती है। तो जो कुछ भी हमको हेल्प करे उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक एक ये जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सूत्र में एक प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब कोई किसी के मन में सवाल आ सकता है कि इतने सारे प्रकार हैं तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, और फिर आग बाकी के विषयों का क्या। तो एक चीज हमको समझनी है, अगर हमने स्वेच्छा से, सी ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम वॉलेंटरीली स्वेच्छा से किसी एक वस्तु के ऊपर आधा घंटा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो हम लोगों में ये क्षमता आ जाती है कि हम किसी भी विषय के ऊपर आधा घंटा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये मन का स्वभाव है। तो एक ही दिशा में अगर हम प्रयत्न करेंगे और एक हम हमारे अंदर क्षमता आ गई, तो समझने का कि अब आधा घंटा एकाग्रता होने की क्षमता हमारे अंदर है। हम किसी विषय पे, जो भी विषय है, जो हम चाहें उस विषय पे हम आधा घंटा एकाग्र हो सकते हैं। तो ये मन का जो प्रिंसिपल है ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विषय सीखेंगे तो ही हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। किसी भी विषय में अगर हमारी एकाग्रता बढ़ती है तो यही एकाग्रता हमारी बाकी के विषयों में भी आ सकती है। तो जो कुछ हम लोग चाहें उसको समझ सकते हैं। अब ये जो मनस्थिति है, इसके आगे का सूत्र और उसका एक्सटेंशन है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले अब ये जो सूत्र मैंने बताया इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो हम लोग कुछ इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी मैंने अभी कहा उसके विषय में कोई शंका है, कुछ सवाल है तो वी कैन डिस्कस। So, what is the best way that we have to work and then identify for ourselves, right? हाँ, so yeah, it's a good question that how to select the object, that is what it means, how to select the Yes. objects for ourselves. Now you see we have to really understand, कोई हमको कोई ऑब्जेक्ट बोलेगा तो शायद हमको एकाग्रता नहीं आएगी, लेकिन हमको पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है। एक कई लोग हैं जो साउंड पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत होता है। कई लोग हैं जो विजुअल फॉर्म पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रंगोली। अब ये रंगोली जो है ये तंत्र का प्रकार है। इसमें यंत्र, एक प्रकार का यंत्र, एक प्रकार का आकार, एक प्रकार का फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये विजुअल फॉर्म है। तो जैसे एजुकेशन का प्रिंसिपल रहता है, एजुकेशन में बोलते हैं सीखने की प्रक्रिया हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति है वो एक बार पढ़ के सीख लेता है, कोई व्यक्ति को सुनना पड़ता है, कोई जब टीचर बोल रहा है उसको सुन के वो सीख लेता है। कोई व्यक्ति कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, उसको ये कुछ याद नहीं रहता। वो जब तक अपने हाथ से लिखेगा नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, तब तक वो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जैसे पढ़ाई करते समय हमारी क्षमताएं अलग अलग दिशा में काम करती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं, तो हमको पहचानना चाहिए कि हमारी मेरी कौन सी क्षमता है। तो हम लोगों को अगर फॉर्म्स अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो विजुअल फॉर्म्स के ऊपर एकाग्र कर सकते हैं। जैसे ताटक में होता है, दिए की लौ पे ध्यान केंद्रित करते हैं, या कोई रोशनी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, या कभी कभी मंत्र चैंटिंग के ऊपर कभी कभी हम लोगों को बोल के ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तो अपने आप को ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है। तो वो जो सुटेबल टेक्निक है करना चालू करेंगे तो हम लोगों को 2-3 बार करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर 2-3 बार करने के बाद में अगर मन स्थिर नहीं हो रहा है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, फिर इसको हम दूसरी टेक्निक के ऊपर जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि जैसे पतंजलि ने यहाँ पे बोला यथाभिमत ध्यानाद्वा,
मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने से कितने लोगों ने सुना रहेगा, विज्ञान भैरव तंत्र सुना है आप लोगों ने? विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीय ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव पार्वती को उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश यही है, योग का ही उपदेश है, मन की एकाग्रता का ही उपदेश है, मन को एकाग्र कैसा करने का। और पता है कितनी टेक्निक्स बताई है? 112 टेक्निक बताई हुई। 112 तरीके से मन को एकाग्र किया जा सकता है। ये सिर्फ एक ग्रंथ में बताया हुआ है, विज्ञान भैरव तंत्र। और मैं उसकी कमेंट्री देख रहा था, तो इवन आचार्य रजनीश जो है ओशो, उन्होंने भी उसकी कमेंट्री लिखी हुई है, और भी कमेंट्रीज अवेलेबल हैं। तो उन्होंने भी यही बोला हुआ है कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक मेरे लिए काम करिए, 112 टेक्निक में से। और योग की विशेषता क्या है कि, और कोई भी मेडिटेशन की विशेषता क्या है कि एक बार हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो उससे फिर, और हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट मुझे हेल्प कर रहा है, तो फिर उसको बदलना नहीं है। अगर बदलेंगे तो फिर हमको वापस पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी एक प्रकार का, जैसे सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, मैंने आपको शुरू में सजेशन दिया था कि रोज बैठ के ध्यान केंद्रित करो, सांस थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को ऑब्जर्व करो, 10 मिनट से शुरुआत करो। अगर वो काम कर रहा है, 10 मिनट आपने एक बार, दो बार, तीन बार किया, तो मालूम पड़ेगा कि मेरा मन स्थिर हो गया है, शरीर शांत हो गया है, मन स्थिर हो गया है, मन में कोई विचार नहीं है, और अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, स्ट्रांग लग रहा है। अगर ये सब अनुभव आते हैं, इसका मतलब वो टेक्निक हमारे लिए काम कर रही है, और उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्निक किसी ने हमको आके, किसी मित्र ने बताया या किसी टीचर ने हमको बताया, अरे ऐसा ऐसा करो, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, और उनको बहुत महत्व देते हैं, या उनकी बहुत आदर करते हैं, तो उनके आदर की वजह से हम उसको करेंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव क्या बोल रहा है? अगर वो करने के बाद में थोड़ा मन डिस्टर्ब हो रहा है, शरीर में एजिटेशन आ रहा है, नर्वस सिस्टम में एजिटेशन आ रहा है, तो इमीडिएटली उसको रोक देने का, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे कितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बताया हो। हमारा व्यक्तिगत अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो भी चीज है ध्यान पूर्वक करनी है, और वो करने के बाद में हमको स्ट्रांग लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, कंट्रोल लगना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मन एकदम स्थिर होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टेक्निक जो हमको इस प्रकार का अनुभव देती है, वो करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि आई एम फीलिंग स्ट्रांग, मुझे पूरा अपने आप, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है, मेरा मन कंट्रोल में है, ऐसा जब भी लगे तो वो टेक्निक हमारे लिए काम कर रही है। तो कुछ टेक्निक्स तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, उनमें से जो भी लगे उसका एक बार एक्सपेरिमेंट करके दो तीन बार देख सकते हैं, और उसमें से कौन सी काम कर रही है उसको पकड़ के रखने का, छोड़ने का नहीं। जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो मुझे ब्रीदिंग पे ध्यान करने का पहले से ही आदत था, तो दैट इज ऑलवेज हेल्पिंग, और अभी तक मेरा वो चल रहा है। तो मेरे टीचर को भी पूछा था कि ये ऐसा करने से मुझे ऐसा अनुभव होता है, तो उन्होंने कहा यही आप कंटिन्यू करो। तो तब से लेके मतलब अभी तक वो चल रहा है, एंड इट इज रियली हेल्पफुल। तो हम लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव से हम इसको निर्धारित करेंगे। अब इसके आगे वाला सूत्र क्या सर, बोलता है? हाँ। सॉरी सर, हाँ ना। सॉरी टू इंटरप्ट। सर, अभी आपने बोला कि अगर हमको किसी एक चीज में हम लोग स्थिर हो पा रहे हैं, तो अभी हम्म। आप जैसे पतंजलि का हुआ, सो डू डू यू सजेस्ट दैट वी शुड आल्सो लुक इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन टोल्ड बाय गौतम बुद्धा, और अकॉर्डिंग टू ज़ेन? जैसे आपने नहीं, बोला इट इज आपने काफी नॉट। सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं, सो डू हाँ। यू सजेस्ट दैट और नहीं, सी फॉलो आई एनी वन? सजेस्ट, हाँ एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, और लेकिन उसमें से भी ना एक मुख्य टेक्निक पे हमेशा टिके रहना चाहिए। जब हम अभी आप लोग तो अभी सीख रहे हैं अभी, मेरे मेरे केस में क्या था कि मुझे सिखाना था, मुझे मतलब हमेशा मैं सूत्र सिखाता था, क्लासेस कंटिन्यूअसली मेरा टीचिंग चालू है पिछले कई सालों से। तो कई लोग सवाल पूछते थे, सर इसका क्या है, ये मेडिटेशन मैंने सीखा है, तो
तो अब उनको जवाब देने के लिए भी मुझे सीखना था, और ये समझने के लिए कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, उसके लिए उस दृष्टि से भी मुझे सीखना था। तो जरूरी नहीं है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये सब मेडिटेशन थोड़ा बहुत तो मैं अभ्यास अभी भी करता हूँ, थोड़ा जैसे मैंने जैन का बताया, लेकिन वो जैन का जो मेरा अभ्यास है वो जो मेरी मेन टेक्निक है ब्रीदिंग का, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो इट इज हेल्पिंग मी इन माय मेन प्रैक्टिस। और इवन जो मैं ताइची बोल रहा था, दैट इज ऑल्सो हेल्प। अब योग योग में है तो हम लोग आसन करते हैं, तो ताइची जब भी सीखते हैं थोड़ा सा, ताइची आसन करने में बहुत मदद करती है, और आसन करते हैं तो ताइची में मदद मिलती है। तो बहुत सारी चीजें जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो अगर हम सीखते हैं तो हमारी जो मेन टेक्निक है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है? मन की स्थिरता, एकाग्रता होनी चाहिए। तो उसमें एनीथिंग विच इज कंट्रीब्यूटिंग अगर ओपनिंग है, और जानने में हर्ज नहीं है, एक बार जान लिया तो फिर हम निर्णय ले सकते हैं करना चाहिए कि नहीं। Where do you listen to these commentaries that you said, like you listen to different commentaries? So where it is नहीं available? नहीं, डिफरेंट कमेंट्रीज मीन्स आई रीड इट ऑल्सो, नॉट नेसेसरी लिसनिंग। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इज अवेलेबल, आई रीड इट। लाइक जैसे ताइची का मैंने बोला, तो फॉर्चुनेटली आई मेट टू टीचर्स, आई लर्न फ्रॉम देम। पहले एक मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, बाद में दो टीचर्स मुझे मिले। तो एक तो अभी इंडिया का बहुत लीडिंग टीचर है, एक संदीप देसाई बोल के हैं, उनसे मैंने कुछ महीने सीखा। फिर और एक टीचर है, वो होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, उनसे मैंने सीखा। तो आई फाउंड दैट इट इज हेल्पिंग, इसीलिए मैं थोड़ा कंटिन्यू किया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे विषय अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन लक्ष्य है वो नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो आदमी अलग अलग टेक्निक्स में उलझा रहता है। जैसे आसन करते हैं, तो रोज नए आसन सीख रहे हैं, एक भी आसन स्थिर नहीं हो रहा है, एक भी आसन परफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन रोज नए नए आसन सीख रहे हैं, तो ऐसे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। वैसा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है बस। अब ये अगर परिक्रम अगर सक्सेसफुल हो गए, जब परिक्रम का अभ्यास बहुत अच्छे से हो गया, तो आगे का सूत्र क्या बोलता है? परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। तो आदमी को, अपने योगी को अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण आ जाता है। और मन पर जो नियंत्रण आ जाता है उसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने कहा कि एक बार मन का स्वभाव कैसा है कि एक बार किसी चीज पे ध्यान केंद्रित कर लिया, तो उसकी क्षमता आ जाती है कि बाकी के विषयों पे भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो जो भी विषय है, नहीं तो ये होता है कि हम लोग अगर अपने मन को देखें, तो हमको जो चीजें अच्छी लगती है वहां पे मन एकाग्र होता है, उसको समझ में भी आता है हम। लेकिन कुछ जो चीजें, अभी जैसे कई लोग हैं आर्ट्स वाले हैं, उनको मैथ समझ में नहीं आता, साइंस समझ में नहीं आता। साइंस वाले हैं, उनको लिटरेचर समझ में नहीं आता। साइंस वाले बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो बाबा ये कविता वविता की बात ही मत करो, लिटरेचर की बात ही मत करो। और लिटरेचर वाला है, वो बोलता है मेरे साथ मैथमेटिक्स का बात मत करो, मेरे साथ अकाउंट्स की बात, फिगर्स की बात मत करो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को फिगर वर्क बिल्कुल नहीं पसंद है, मैथमेटिक्स और हिसाब किताब मुझे। तो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, और ये लिमिटेशंस कहाँ पे है? एक्चुअल लिमिटेशंस नहीं है, ये मन की धारणा, ये हमारी सोच से आती है। हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि कुछ भी विषय समझ सकता है। मैं आपको ये पूरी तरह से एश्योर करके बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी में ये क्षमता है कि दुनिया का कोई भी विषय हम समझ सकते हैं। हमारे मन में इतनी शक्ति है, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया है, हमने उसके बारे में सोचा नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं जानना है। तो ये थोड़ा सा एक जैसे उदाहरण दूं आप लोगों को, तो कभी कभी इवन जो ग्रेट साइंटिस्ट रहते हैं उनके भी ऐसे लिमिटेशन रहते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जब भी वर्ल्ड वॉर के पहले, वर्ल्ड वॉर टू के पहले यूएसए में उनको बहुत सारा मान सम्मान मिला, और उनको कुछ पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करनी लोगों ने उनको सुझाया।
तो उन्होंने कहा कि आप साइंस का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड विषय मुझे दो, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ये ह्यूमन रिलेशनशिप मुझे समझ में नहीं आती। तो इतने बड़े साइंटिस्ट में उन्होंने बोला कि मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं लोगों के साथ वन टू वन बात करके, या मैं पॉलिटिक्स में आऊं, या मैं किसी को इम्प्रेस करूं। इतने बड़े साइंटिस्ट जिसको मतलब पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड मानता है। उसी तरीके से डॉक्टर जयदेव ने अपने कमेंट्री में एक लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, कि न्यूटन, जिसको मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, तो न्यूटन के बारे में बोलते हैं, वो अपना घर घर में काम करवा रहे थे, तो बड़े ही को उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक बिल्ली और एक बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली का बच्चा और बिल्ली बाहर आने जाने के लिए आप मेरे दरवाजे में दो सुराख करके रखिए, जिससे एक एक में से बिल्ली का बच्चा आएगा, एक में से बिल्ली आएगी। तो बड़ई ने उनको कहा, सर, एक बड़ी बिल्ली के लिए जो रास्ता बनाएंगे उसी से छोटी बिल्ली जा सकती है, तो बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली के लिए अलग रास्ता बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, मॉडर्न फिजिक्स के जनक, मॉडर्न फिजिक्स के पिता, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इतनी छोटी सी चीज। तो ये क्या है, कभी कभी ये मन के लिमिटेशंस की बात आती है। तो बहुत व्यवहारिक चीजें बहुत बार, जो बहुत साइंटिफिक माइंड वाला रहता है, एक्यूरेट रहता है, टेक्निकल रहता है, उसको व्यवहारिक बातें, इमोशनल बातें, रिलेशनशिप की बातें, इंटरपर्सनल या कविता करना या लिटरेचर, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और उसको समझ में नहीं आता, और उसको लगता है मुझे ये समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को दिखाई देते हैं। लेकिन योग योग एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे बोलता है परमाणु परम महत्वांश, छोटी से छोटी चीज को समझने की क्षमता, छोटी से छोटी चीज पे एकाग्रता होने की क्षमता, और बड़ी से बड़ी चीज पे एकाग्र होने की क्षमता जब प्राप्त होती है, तब कहते हैं कि योगी का मन अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया। और ये जो नियंत्रण में आ गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वशीकार। वशीकार का अर्थ है मास्टरी। तो नाउ योगी हैज अटेन मास्टरी, यही वो वहां पे बोल रहे हैं। तो जब योगी में ऐसी क्षमता आ जाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय या बड़े महान से महान पर ध्यान एकाग्र कर सकता है, और चित्त को बिल्कुल मतलब उसमें प्रतिष्ठित कर सकता है, तो चित्त की एकाग्रता में कभी कोई बाधा नहीं आ रही है, तो ऐसे चित्त की स्थिति को वशीकार कहा गया। और साधारण एकाग्रता और योगिक एकाग्रता की बात हम लोगों ने की थी पहले, जैसे मैंने बताया था, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया। उसी तरीके से टॉपिक्स, विषय जो होते हैं, तो इसके बारे में एक उदाहरण के तौर पे और एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैंने अपने टीचर से ही सुना है। तो आप लोगों ने सबने रमन महर्षि का नाम सुना होगा। रमन महर्षि कभी भी स्कूल नहीं गए, कोई फॉर्मल एजुकेशन उनका नहीं था, लेकिन वो, उनका जो मेंटल मेडिटेशन था, ये ध्यान की अवस्था से ही वो, ही अटेन्ड अ ग्रेट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड ही बिकेम महर्षि। तो जब ही बिकेम वेरी फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड। रमन महर्षि से मिलने के लिए बड़े बड़े लोग पूरे संसार से आते थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, फिजिक्स का एक्सपर्ट, वो रमन महर्षि से मिलने के लिए आया, और बात करने बैठे। तो साइंटिस्ट जो है वो अपनी साइंटिफिक भाषा की भी बात कर रहा है, उसके जो कंसेप्ट थे माइंड में उनके बारे में भी बात कर रहा है, और उसको चर्चा करनी थी। तो उसको जान के आश्चर्य हुआ कि जो फिजिक्स के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट रहते हैं, जो अवधारणाएं रहती हैं, उनके बारे में जब वो बात कर रहा था, तो रमन महर्षि को पूरा समझ में आ रहा था, और उसका उसको प्रत्युत्तर भी दे रहे थे, उसका जवाब भी दे रहे थे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने फॉर्मल एजुकेशन तक प्राप्त नहीं की है, जिसको फिजिक्स के कोई कंसेप्ट मालूम नहीं है, वो आदमी इस प्रकार के कंसेप्ट के बारे में कैसे बात कर सकता है? लेकिन वेरी इजीली ही वाज एबल टू टॉक। तो ये योगी की क्षमता है, ये योग की क्षमता है, ये अध्यात्म की क्षमता है, कि उनको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वो अपने मन को उस दिशा में मोड़ेंगे जिस दिशा में उनको जानना है, तो अपने आप उनको ज्ञान प्राप्त होगा। क्यों ज्ञान प्राप्त होगा? क्योंकि उनकी मन की एकाग्रता इतनी ज्यादा है। और वैसे भी देखा जाए तो आज संसार में जो भी प्रोग्रेस दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है?
वो प्रोग्रेस क्यों हुआ है? एकाग्रता की वजह से। जो भी प्रोग्रेस है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनी हुई है, किसी न किसी के मन की एकाग्रता से बनी हुई है। तो ये एकाग्रता में क्रिएटिविटी है। तो एकाग्रता के बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जब वो सबको एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप उनको एक एक विषय लेके उसके पीछे लगे रहने के लिए मत कहिए, पर उसको ऐसा समझाइए कि एकाग्रता कैसे होती है, एकाग्रता उसकी बढ़ाइए। क्योंकि एक बार उसको एकाग्रता आ गई तो वो कुछ भी जान सकता है, कुछ भी जान सकता है। आज भी जो कुछ भी हो रहा है जगत में, जो जो अभी नई नई जो खोज हो रही है, नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? कि कोई ना कोई सुपीरियर माइंड है जो एकाग्रता से उसको समझने का प्रयत्न कर रहा है। आज अभी 2026 है, 25-26 साल पहले जब 95-96 में हमारा मोबाइल कितना बड़ा था और हमारे मोबाइल में कितने सारे फीचर्स थे? सिर्फ फोन करते थे और तो कुछ था नहीं 95 में। 95 के बाद में फोन में तब्दीली आना चालू हो गया। अभी हमारा जो एक 96 95 94 में जितना बड़ा कंप्यूटर लगता था, उतना उतना डेटा अभी हमारे एक छोटे से हथेली में आ जाता है, उससे ज्यादा। तो ये जो ब्रेन है वो काम कर रहे हैं, ये एकाग्रता से समझने की कैसे कॉम्पैक्ट करें, कैसे इसको छोटा करें, कैसे इसका फंक्शन बढ़ाएं। तो ये सब कुछ एकाग्रता के द्वारा से संभव है। इसीलिए ये सूत्र बोल रहा है कि परमाणु परम महत्व अंतो अस्ति वशीकार है। व्यक्ति में वो क्षमता होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने एकाग्र होकर समझने का प्रयत्न करे, और मन में हमारी क्षमता है, हमको उत्तर मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा ही मिलेगा 100%। क्योंकि हमारे मन, हर किसी के मन में क्षमता है। यही बात ये सूत्र बता रहा है कि एक बार ऐसी एकाग्रता अगर उत्पन्न हो गई तो हमारे में ये क्षमता आ जाएगी कि हम किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित करके, अब उस पे स्थूल विषय क्या है अगर योग के दृष्टि से देखेंगे, और अगर समझो एक सामान्य दृष्टि से देखें तो स्थूल क्या है? जो हमको दिखाई देता है वो स्थूल है। जो आंखों को दिखाई देता है, कानों को सुनता है, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सब स्थूल है, इमीडिएटली हम लोग को मालूम पड़ता है। लेकिन इसके पीछे की सटल चीजें क्या है, सूक्ष्म चीजें क्या है, वो हमको नहीं दिखाई देती। जैसे लोहे का टुकड़ा है, हमको आंखों से तो सॉलिड लगता है, हाथ लगा के देखेंगे तो सॉलिड लगता है, लेकिन जो साइंटिस्ट है उसको अगर पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? ये तो सॉलिड नहीं है, ये तो एटम से बना हुआ है। और एटम्स कैसे बने हुए हैं? एक एक एटम की संरचना कैसी है? एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में बहुत अंतर है। तो अगर बड़े माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो हमको सॉलिड लग रहा है वो एक्चुअली सॉलिड नहीं है। उसकी सूक्ष्म जो संरचना है उसको अगर हम समझेंगे तो बहुत ही अलग है। जैसे दिखाई देता है वैसे नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है उसको उसकी संरचना मालूम पड़ती है। हम लोग तो हम लोग काम चलाओ तौर पे, ये ठीक है, ये दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, ये फीचर है, ठीक है, हम लोग उसके यूसेज के ऊपर यूज करके छोड़ देते हैं, उसको ज्यादा चिंतन नहीं करते उसमें। लेकिन योगी का काम है कि उसको समझना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्या है, और बड़े से बड़ी चीज, जैसे अभी हम लोग देखें एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी चीज का जैसे हमारे ध्यान में नहीं आता है, उसी तरीके से हम लोगों के सामने स्पेस क्या है, हमारे घर के आजू बाजू की स्पेस, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया, या जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी का एरिया। जैसे मुंबई बोरीवली में है तो बोरीवली का एरिया, फिर मुंबई से उससे कनेक्ट करना है, मुंबई से उसको महाराष्ट्र से कनेक्ट करना है, महाराष्ट्र से उसको भारत से कनेक्ट करना है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन फिर अगर भारत को हम देखें तो वो एशिया का भाग है, और एशिया को देखें तो वो तो एक कॉन्टिनेंट है, और भी कॉन्टिनेंट है। तो एशिया क्या है? पृथ्वी का भाग है। तो हम अपने छोटे से घर की एरिया से लेके हम अब बाहर निकले तो हम कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए, फिर कॉन्टिनेंट से हम पृथ्वी तक पहुंच गए, और पृथ्वी को अगर देखें तो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ तक तो हम विचार करते हैं, लेकिन इसके आगे सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, और सोलर सिस्टम क्या है? ऐसे लाखों सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है, ऐसी लाखों गैलेक्सियां अंतरिक्ष में है। अब जब ये इस प्रकार से हम विचार करते हैं अंतरिक्ष की, तो हमारा माइंड जो है वो परेशान हो जाता है, कंसीव नहीं कर सकता। ये महत परमाणु परम महत्व अंतोस्त,
तो छोटी से छोटी चीज को समझने की क्षमता और बड़ी से बड़ी चीज को समझने की क्षमता, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये क्षमता जब आती है तब उसको कहते हैं रियल मास्टर। इस प्रकार से, और ये जो है अभ्यास की उच्चतम अवस्था है। जो भी हम योग का अभ्यास करें, ऑफ कोर्स ये हम लोगों के लिए अभी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम में अभी तक वैसी क्षमता आई नहीं है। लेकिन योग मतलब सूत्र क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो मन एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ पे उसमें इस प्रकार की क्षमता का विकास होता है कि कोई भी विषय आपसे छूट नहीं सकता है। कोई भी विषय आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप कोई भी चीज समझ सकते हैं, और हम सभी में ये क्षमता है। सबसे मजे की बात यह है कि यूनिवर्सली हम सभी में ये क्षमता है। ऐसा कोई भी नहीं कि उसके लिए कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए जिसमें ये क्षमता है। एवरीबडी इज कैपेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज एंड दिस काइंड ऑफ कैपेसिटी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे आज ये सूत्र 40 हम लोगों ने किया। अभी ये 41 से लेके 51 सूत्र, 11 सूत्र बचे हैं। ये सभी टेक्निकल सूत्र हैं, सभी समाधि के बारे में बात कर रहे हैं। और मन, जब भी मन एकाग्र, मास्टरी आ गई, अब ये सूत्र में हमने देखा मन को मास्टरी आ गई, सूक्ष्म विषय भी समझ सकता है, तो ये स्थूल विषय को कैसे समझेगा, कौन से प्रोसेस से समझेगा, समापत्ति वो जो एनग्रॉसमेंट रहेगा, वो जो एकाग्रता रहेगी वो कैसे रहेगी, ये आगे के सूत्रों में आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि कितना उसको इजी कर सकते हैं, विल ट्राई। लेकिन अभी तो हमको ये समझना है कि उद्देश्य क्या है, कि मन को बहुत कैपेबल बनाना है, मन को बहुत स्ट्रांग बनाना है, और मन को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो अब कुछ सवाल हैं तो वी कैन डिस्कस। नमस्ते सर। नमस्ते आपने संजीवनी तो जी, बहुत नमस्ते। अच्छा समझाया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब विपश्यना में मैं करती हूँ ना, तो नींद आती है। हाँ क्यों आती है और कैसे उसके ऊपर हम लोग कमांड कर सकते हैं नींद हाँ के ऊपर? और कभी कभी समझो अपना जो ये है स्थूलता आ जाती है बॉडी में, तो हाँ उसमें ये दोनों बातों में आप कुछ चर्चा कर सकते हैं। पाउल हाँ समझो अपना चेंज करने का अपने को इच्छा होती है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ एटलीस्ट 1 आवर मैं उसका करने की कोशिश कर रही हूँ कि 1 घंटे तक हाँ ये करे। तो नींद के ऊपर और इसके ऊपर जरा आप बातचीत कीजिए, आपका जो भी अनुभव है। थैंक हाँ। यू। तो ये तो एक्चुअली बहुत ही सामान्य सा मतलब प्रॉब्लम है ये। जो भी विशेष प्रकार से प्रयत्न करता है उसको इसका सामना करना ही पड़ता है। तो जैसे हम लोग, होता क्या है कि जैसे हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, अभी विपश्यना में अगर हम बैठे हैं तो क्या होता है, शरीर शांत हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। जो हमारे शरीर से जो उठने वाले सिग्नल्स है, जो ब्रेन की तरफ सिग्नल्स जाते हैं, वो सभी सिग्नल्स रुकने लगते हैं और मन जो है वो थोड़ा शांत होने लगता है। तो मन की स्थिति कैसे हो जाती है, आपको पता है कि अभी जागृत अवस्था में हमारे मन को अगर मैप करेंगे तो सर्टेन प्रकार की वेव्स, सर्टेन प्रकार की एक्टिविटी हम लोग ग्राफ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो उससे जो इसको जानकारी है वो उसको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जागृत है, अलर्ट है और कुछ सोच रहा है। तो जब हम जागृत हैं, सोच रहे हैं, तो हमारे ग्राफ जो बनेंगे वो अलग बनेंगे। लेकिन जैसे ही मन शांत होना चालू हो जाएगा, तो वो जो एक्टिविटी का जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा, सिग्नल्स बॉडी से आना कम हो जाएंगे। तो मन जो है वो रिलैक्स हो रहा है। तो इनको, ये जो वेव्स है, इनको अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स, ऐसे वेव्स बोलते हैं। तो ये वेव्स पैटर्न्स बनाती है, अगर उसको ग्राफ करेंगे तो, अगर प्रिंट आउट लेंगे तो जब हम मेडिटेशन करने रहते हैं तो जस्ट निद्रा आने के पहले की स्थिति कैसे रहती है, ऐसी स्थिति आ जाती है मेडिटेशन। तो हमारे शरीर को तो आदत ही है कि ऐसी स्थिति जैसे आती है तो हम नींद में चले जाते हैं। तो अब ऐसे समय पे नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन अलर्टनेस के जरिए हम लोग उसको थोड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मुझे मालूम है कि विपश्यना में 1 घंटा पूरे दिन में ऐसा होता है, मतलब जिसमें बिल्कुल गतिविधि नहीं करनी है, शरीर को स्थिर रख के बिना पोजीशन चेंज किए आपको ये रहना है। लेकिन वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार आंख खुल के देख सकते हैं
एक बार आंख खोल के देखेंगे तो अलर्टनेस आ जाएगी, फिर वापस हम लोग आंखें बंद कर सकते हैं। और लंबे समय तक कई लोग तो 1 घंटे से ज्यादा 1.5-2 घंटा भी मेडिटेशन करते हैं। तो उनको मतलब ये बताया हुआ है, बाकी जो मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं वही ये बताते हैं कि समझो आपका अब ध्यान अब कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब ध्यान लग ही नहीं रहा है, और मतलब शरीर पीड़ा दे रहा है, मन पीड़ा दे रहा है कि अब आपसे हो ही नहीं रहा है। तो क्या करना है, एक बार उठ के खड़े हो जाओ और खिड़की तक जाके खिड़की के बाहर देखो और वापस आके बैठ जाओ। तो स्ट्रगल करते बैठने से अच्छा ये है कि एक छोटी सी एक्टिविटी बदल के आप एक बार खिड़की के बाहर झाड़ों को देखो, आकाश को देखो, और 1-2 गहरी सांस लेके वापस आके बैठ जाओ। तो वो जो नींद आ रही थी वो उड़ जाएगी, और थोड़ी सी सात्विकता आ जाएगी, थोड़ी सी अलर्टनेस आ जाएगी। तो 2-3 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसा करेंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी कि 1 घंटे में नींद नहीं आएगी। और ये मैं आपको 100% बोलता हूँ, ऐसा होगा कि कभी कभार ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि हम अपने आप को भूल गए, थोड़ी देर के लिए नींद ऐसे एक झपकी जैसी आ गई, लेकिन ज्यादातर समय आप अलर्ट ही रहेंगे। ये मतलब थोड़ा सा मैं अनुभव से भी बोल रहा हूँ, और थोड़ा जो मैं जानता हूँ उसके आधार पे भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोशिश मेरे करता हूँ कि 1 घंटा। हाँ। मेरे मामा का लड़का है जिसने मुझे विपश्यना में डाला। अभी वो 75-80 ईयर्स के अबव है। वो तो मतलब पद्मासन में 3-3 4-4 घंटा बैठता है, उसको जबरदस्ती वो लोग उठाते हैं और हमेशा हाँ। वो कोई ना कोई सेंटर में जाते रहता है। तो इतनी हाँ। कैपेसिटी, मैं सोचती हूँ मेरा 1 घंटा भी पूरा क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे वो बढ़ाना नहीं है। नहीं, जब भी आपको लगे ना नींद आ रही है, तभी 1-2 बार आंखें खोल लेने का, बंद करने का, खोलने का, बंद करने का, थोड़ी एक्टिविटी। तभी थोड़ा रजस चाहिए, तो जो तमस आ रहा है, तमस जो नींद लेके आ रहा है, उसको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए आंखें खोलेंगे तो रजस है, एक्टिविटी है। या उठ के खिड़की से बाहर देख लिया, या एक 10 कदम चल के वापस आके बैठ जाने का, इस प्रकार कुछ करेंगे तो इमीडिएटली फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू सर। और कोई सवाल है तो, नहीं तो स्टॉप। आगे के सूत्र, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सूत्र पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ के बाद में क्लास में आएंगे, क्योंकि बहुत टेक्निकल सूत्र है। और क्योंकि मैंने बताया था हम लोग कुछ ऐसी बातें चर्चा करेंगे जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, जो हमारे अनुभव में भी नहीं है। तो ऐसी बातों के बारे में जब चर्चा करनी रहती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो आप लोग सूत्र पहले से ही पढ़ा रहेगा तो ध्यान में आएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर समझ में भी आएगा, देन वी विल बी एबल टू डिस्कस ऑल्सो। तो सूत्र पहले से ही पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लिमिट है। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते।